यूपी में योगी इन दिनों मदरसों को सुधारने का मिशन चला रहे हैं। पहले मदरसों में 15 अगस्त के दिन राष्ट्रगान की वीडियो रिकॉर्डिंग के वजीफे के लिए तहसील से आय प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य किया गया। इन फैसलों से मदरसों का संचालकों का माथा उनका ठनका था कि अब योगी सरकार ने तय कर लिया है कि यूपी के मदरसों में अब एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। योगी सरकार ने सत्ता में आते ही मदरसों का सिलेबस तय करने के लिए 40 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने का मन बना चुकी है। योगी सरकार ने इस साल मदरसों के लिए 400 करोड़ का बजट मंजूर किया है, लेकिन शर्त यह है कि उन्हीं मदरसों को सरकारी पैसा मिलेगा जहां अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर की पढ़ाई होगी। सिर्फ धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों को योगी सरकार कोई ग्रांट नहीं देगी। मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने के लिए सिलेबस में बदलाव का फैसला किया गया है। पढ़ते थे जिनकी आधुनिक शिक्षा से वो वंचित रहते थे, उनको एक अवसर मिलेगा रोजगार का, उनको एक अवसर मिलेगा मेन स्ट्रीम में आने का। पवित्र कुरान को पढ़ने वाले दीनिया शिक्षा भी हो, हाथ में एक हो, और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की आधुनिक शिक्षा हो, और ये नौजवान एक रोजगार के मुख्य धारा में आए। कि जो लोग चाहते हैं अपने जीवन में प्रकाश, जीवन में उजाला जो चाहते हैं, वो भगवा धारण कर लें। अगर अपने जीवन में उजाला चाहते हैं और ऊर्जा का संचार चाहते हैं तो भगवा धारण कर लें। मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि उनकी जिंदगियां सफल हो जाएंगी। भगवा धारण कर लें। तो यूपी में कुल 2993 मदरसों को स्थायी मान्यता मिली हुई है। इनको मिला दे तो यूपी में कुल फिलहाल 14,677 मदरसे तहतनिया यानी प्राइमरी लेवल और फौकनिया यानी जूनियर हाई स्कूल लेवल के हैं, जिन्हें यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता मिली हुई है। इसके अलावा 4,536 मदरसों में मुंशी, मौलवी यानी हाई स्कूल, आलिम यानी इंटरमीडिएट, कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई होती है। इन मदरसों में सिर्फ 10% में ही आधुनिक शिक्षा देने का इंतजाम है। मदरसों का बुनियादी ढांचा दुरुस्त किए बिना योगी सरकार पाठ्यक्रम क्यों बदलना चाहती है? अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। फरमान के अंदर दो रुखेपन की, जिद्दीपन की और एक खास कौम को, एक खास सिस्टम को टारगेट करने की बू आ रही है। लिहाजा एक अच्छी चीज है, अच्छी पहल है, मगर इस पहल का वेलकम करना चाहिए है, मगर मदरसे के सिलेबस को डिस्टर्ब न किया जाए, कि मदरसे वाले ये शिकायत न करें कि हमारे सिलेबस को डिस्टर्ब कर दिया गया। इसलिए इसमें मजहबों की शिक्षा नहीं आएगी, इसके अंदर राष्ट्रीयता और मानवता की शिक्षा आएगी। इसमें सब धर्मों के आदर करने का भाव भी आएगा, सब जातियों और सब धर्मों के आदर करने का भाव आएगा। कोई नई बात नहीं है, ये पहले हो रहा है। बहुत दक्षिण में पहले से मदरसों में जो मॉडर्न एजुकेशन की किताबें हैं वो लागू करी गई थी। दीनी तालीम के साथ साथ उनको आधुनिक तालीम भी मिल जाती है, ताकि वो वहां से निकलकर कुछ रोजगार कमा सकें। ये तो बहुत पहले से मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, कोई ये नई पहल नहीं है। नई कोई चीज अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो बात समझ में आती है। पहले से मदरसे में ये तमाम तालीमात मौजूद हैं और पढ़ाई जाती हैं। तो एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाने को कहा गया है। हमारे साथ इसी पर महाबहस करने के लिए बीजेपी के प्रेम शुक्ला जी हैं, नेता हैं, पूर्व पत्रकार हैं और सामना के संपादक रह चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोइनुद्दीन हैं, एसपी के नेता हैं, इस्लामिक स्कॉलर है, साथ ही साथ मदरसे के टीचर भी रहे हैं। अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब अंजुमन मिनहाज रसूल के अध्यक्ष हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं और साथ ही साथ कई तरह के काम करते रहते हैं। ये कश्मीर को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए। बहस की शुरुआत करते हैं। अंसार जैसा मुझे ये बताइए, दीनी तालीम तो समझ आता है, आप कंप्यूटर, गणित, विज्ञान, ये शिक्षा से अपने बच्चों को वंचित कर रहे हैं। उनको 1400 साल पीछे ले जाना है आपको। पहली बात तो ये किसने कहा है कि हम पीछे ले जा रहे हैं? 10% मदरसे आपके मॉडर्नाइज हैं, 90% मदरसे आपके उत्तर प्रदेश में मैनुअल है। पहली बात तो बीजेपी सरकार को ये चाहिए था कि जो फाइलें दसियों साल से इनके यहाँ सड़ रही हैं, पहले उसकी इनके यहाँ तो नहीं, पहले तो एसपी की सरकार थी। मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार तो बीजेपी सरकार मत बोलिए ना, बीजेपी सरकार मत बोलिए ना, बीजेपी सरकार मत बोलिए ना। आप एसपी को भी देखिए, आप बीएसपी को देखिए, मैं बात सरकार की कर रहा हूँ सर, बीजेपी सरकार मत बोलिए। मैंने बीजेपी मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार की बात करिए, बिल्कुल सरकार की बात कर रहा हूँ कि जिसमें आप जिस बीएसपी का समर्थन करने के लिए वोट मांगते हैं, वो भी शामिल है। उसकी भी सरकार रही है।
कितना क्या काम हुआ है वो एक अपनी जगह है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ये जो नया सिस्टम लेकर के आए हैं, तालीम से कोई इनकार नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, ये आज तक कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बता पाएगा कि जो लड़का डॉक्टर बन रहा है उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों नहीं करवाई जा रही, या जो इंजीनियर बन रहा है उसको डॉक्टरी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही। हमारे बच्चे सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं और कुरान एक ऐसी किताब है कि हर सब्जेक्ट उसमें मौजूद है। ये अलग बात है, शोबे सबके अलग अलग हैं। अब मैं एक बात जानना चाहता हूं कि योगी सरकार को इतनी क्या मोहब्बत उमड़ आई है? माफ कीजिएगा, पाक कुरान की बात कर रहा हूं, मेरा कोई डिसग्रेस करने का इरादा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, रामचरितमानस या रामायण या वेद या उपनिषद या कुरान पढ़ लेने से कोई आदमी शल्य चिकित्सक नहीं बन जाता, कोई आदमी एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं बन जाता, कोई आदमी साइंटिस्ट नहीं बन जाता, कोई आदमी मैथमेटिशियन नहीं बन जाता, कोई आदमी अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं बन जाता, कोई होमी जहांगीर बाबा नहीं बनता। इतनी अकल होनी चाहिए। हाँ अंसार रजा साहब, आपको सर मैं एक बात आपको बता दूं कि कुरान पढ़ने वाला डॉक्टर भी है, खाली कुरान पढ़ने वाला, और खाली कुरान पढ़ने वाला इंजीनियर। कुरान पढ़ने वाले की बात कह रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं कि खाली कुरान पढ़ने वाला इंजीनियर भी है। लेकिन बहस दूसरी जगह चली है। मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि आप कीजिए, उससे इनकार नहीं है। अभी आपने 15 अगस्त में हमें एक लेटर थमाया था, वो भी आपने किया। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर इतनी क्या जल्दी है मदरसों को टारगेट करने की। देखिए ये सब भगुआकरण किया जा रहा है। अभी आप सुन रहा था मैं मोहसिन रजा साहब को कि अगर कामयाब होना है तो भगुआ धारण कर लीजिए। शर्म नहीं आ रही है उनको? शर्म नहीं आ रही? हमें भगुआ धारण करवाएंगे वो कि तब हम कामयाब होंगे? बाहर में जाए ऐसी कामयाबी। हम किसी का लिबास पसंद नहीं करेंगे, हमारे पास जो लिबास है वो हमारे हिंदुस्तान के दिया हुआ काफी है, हमें कोई करण करने की जरूरत नहीं अपनी। तो कौन जा रहा है मोहसिन रजा की बात मान लिया? अरे साहब आप बाइट दिखा रहे हैं उनकी, क्यों आप दिखा रहे हैं? बोल रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। अरे साहब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री है, अरे मंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, मुसलमान है सरकार, वो कुछ भी है। अरे कुछ भी है तो आप क्यों चक रहे हैं? आपको क्यों स्प्रिंग लग गए नीचे? आपको क्यों स्प्रिंग हो गए नीचे? आपके स्प्रिंग क्यों लग गए भगवाकरण के नाम से? लेकिन आप सबको मशवरा मत दो। तुमने भगवा धारण किया है ना, सबको मशवरा मत दो। जिसको धारण करना होगा वो कर लेगा, वो आपके कहने से थोड़ी, तुम्हारे कहने पे कितने लोग चल रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत लंबा हो गया आपका, बहुत लंबा हो गया आपको। मैं प्रेम शुक्ला जी को जोड़ता हूं। प्रेम शुक्ला जी, क्या है भगवाकरण की साजिश है? आप मौलाना अंसार रजा को भगवा वस्त्र पहनाना चाहते हैं, ये उनका क्लेम है। नहीं, मौलाना अंसार रजा को जो है बसपा का नीला रंग मुबारक है, मुझे उनको भगवा लादने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। मौलाना अंसार रजा साहब कृपा करके समझें कि किसी प्रकार से इस्लामिक स्टडीज में किसी प्रकार का परिवर्तन मदरसों में नहीं किया जा रहा है, और एनसीईआरटी का सिलेबस आने से मदरसे के जो विद्यार्थी हैं वो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। जो सिर्फ मदरसे की शिक्षा प्राप्त करके कालांतर में सिर्फ मौलवी हो सकते हैं, सिर्फ हाफिज हो सकते हैं, सिर्फ मुफ्ती हो सकते हैं, ऐसे लोगों को वैज्ञानिक बनाया जा सके, इंजीनियर बनाया जा सके, डॉक्टर बनाया जा सके, कंप्यूटर इंजीनियर बनाया जा सके, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनाया जा सके, इसलिए जो है हायर सेकेंडरी लेवल पर एनसीईआरटी के सिलेबस को शामिल किया जा रहा है। पहले भी मान ली आपकी बात, मान ली आपकी बात, प्रेम शुक्ला जी मान ली आपकी बात, मान ली आपकी बात, मान ली आपकी बात, आपने वैलिड पॉइंट उठाया। मुझे आप बताइए कि एनसीईआरटी का यही सिलेबस आप यूपी बोर्ड में क्यों नहीं पढ़ा रहे? आप बताइए, ये डिस्टिंक्शन क्यों? एनसीईआरटी का सिलेबस खाली मदरसे क्यों पढ़े, यूपी के बच्चे क्यों ना पढ़े? निर्णय हुआ दीपक जी। जी नहीं, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। नहीं, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड में भी कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक 2018 से 2019 का जो पाठ्यक्रम का जो वर्ष होगा उसमें एनसीईआरटी का यही पाठ्यक्रम कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक उत्तर प्रदेश के तो मैं यही तो कह रहा हूँ। उच्च प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी 9 से 12 के क्यों? जून 2000 एक पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास में एनसीईआरटी क्यों नहीं, ये बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। पहली क्लास से 8वीं क्लास तक एनसीईआरटी क्यों नहीं? अगर ये आवश्यकता होगी तो कालांतर में भी कौन तय करेगा? तो मदरसों में यह आवश्यकता है, मदरसों में यह आवश्यकता है, इस पर भी विमर्श किया जा सकता है। नहीं, मदरसों में यह आवश्यकता है। पाठ्यक्रम समिति नहीं, एनसीईआरटी ने भी जो है, एनसीईआरटी का दीपक जी कक्षा 9 से 12 तक यदि ये सारे सरकारी बोर्ड के स्कूलों में है, जो उसी तरह से जो है कक्षा उच्च हायर सेकेंडरी में जो हायर सेकेंडरी लेवल मदरसा का है उसके लिए भी ये लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है।
किसी प्रकार का भगवाकरण नहीं किया जा सक रहा है। एक आधुनिकता के निर्णय को जो है कृपया धर्म के चश्मे से, सांप्रदायिकता के चश्मे से न देखा जाए। दहलवी साहब, मुझे आप ये बताइए कि ये एनसीईआरटी हम 1 से लेकर 8 तक यूपी बोर्ड में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी 9वीं से 12वीं तक पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी मदरसों में अनिवार्य है। ये इसमें आपको कोई डिफरेंस नजर आता है? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आपने खुद ही कहा, पूरी एक रिसर्च के साथ आपने अपने प्रीफेस में एक बात को रखा कि तहतानिया, फौकानिया, आलिया, अपर आलिया, यानी प्राइमरी और मिडिल तक तो स्कूलिंग तालीम चली रही थी और मदरसों में वो स्कूलिंग में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, यानी जो भी कुछ है। सवाल यहाँ पे यह है कि मैं इसमें कोई सियासत नहीं करना चाहता। हमारा कहना अच्छी बात है कि मदरसे, और दुनिया में आप जानते हैं कि दुनिया की, हमारे प्रेम शुक्ला जी भी पढ़े लिखे व्यक्ति जानते हैं कि दुनिया की जो बड़े विश्वविद्यालय हैं उनमें जामिया अज़हर मिस्र है, जिसमें कुरान के साथ साथ इंजीनियरिंग भी और अलजबरा और तमाम तहकीकात हो रही हैं। भारत में गुलाम मोहम्मद वस्तानवी, जहाँ के हमारे प्रेम आते हैं, उनके आप इंजीनियरिंग देखिए, मराठे कॉलेज देखिए, सब कुछ है। लेकिन मेरा कहना यह है, यहाँ जो दो बिंदुओं पे आपने तवज्जो दिलाई है, वो 2 बिंदु ही है प्रेम शुक्ला जी। पहली चीज तो ये कि मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें तहतानिया, फौकानिया में पढ़ाई जा रही थी। मसला यह है कि सरकार के नियम के मुताबिक 8th क्लास के बाद से, क्या सरकारी स्कूल हो या मदरसा हो, एनसीईआरटी डायरेक्ट किताब प्रोवाइड नहीं करती। ये दूसरी परेशानी बनेगी। तीसरी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ये स्कीम कोई नई नहीं है, आप जानते हैं। 1993 के अंदर मोतीलाल वोरा जब गवर्नर राज था, उनके जमाने में इसको शुरू किया गया। मुरली मनोहर जोशी ने इसको मजीद तरीके से मॉडिफाइड किया। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह और केंद्र में जब प्रधानमंत्री का पहला भाषण हुआ कि एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में कंप्यूटर, दीपक चौरसिया साहब ने इसी जगह, आप हम सभी थे, इसी पे चर्चा की थी। हमारा कहना यह कि 4.7% बच्चे सिर्फ मदरसे जाते हैं। क्या ही अच्छा होता कि योगी सरकार पहले यह कर लेती कि 2 साल से वेतन में नहीं मिला, उसके अंदर मोहिउद्दीन साहब को भी जवाब देना चाहिए क्योंकि इनकी भी सरकार थी वहां पे, और उसके अंदर 30%, दीपक जी एक बात आप और बता दें, सिर्फ 30% यूपी सरकार देती, 70% केंद्र सरकार देती है। शिक्षा मित्र के 2 साल शिक्षा मित्रों के साथ जो कुछ, वो भी हमारे साथ है। एनसीईआरटी के जो टीचर पढ़ाएंगे उसको ट्रेनिंग का प्रोग्राम मुरली मनोहर जोशी साहब के जमाने में शुरू हुआ, उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया। हमारा कहना आधुनिकीकरण होना चाहिए। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने पर हमको कोई एतराज नहीं, और मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से जो मदरसे के लोग सुन रहा हूं उनसे भी मैं कहता हूं कि मीडियम की जहां तक बात है, घबराने की जरूरत नहीं। मैं दिल्ली के अंदर एक सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ के आया हूं और एनसीईआरटी हमको उर्दू की किताबें प्रोवाइड करती थी। सवाल यहां पर यह है कि इसके अंदर अगर एक समन्वय हो जाता, बैठक हो जाती, सबको बिठा लिया जाता, एनसीईआरटी भी होती, टेक्स्ट बुक भी होता, और जैसे आपने कहा यूपी बोर्ड भी होता, इस तरीके तो सबको बिठा के हम समझते कुछ होता। मोहसिन रजा साहब के बयान को मैं इसलिए तवज्जो नहीं दूंगा, ये हमारे प्रेम शुक्ला जी भी जानते, मजबूरी होती है बहुत से लोगों को भीड़ में अपने आप को अलग दिखाने की, लेकिन ये सरकार का एक सराहनीय कदम है, अच्छा कदम है, इसकी हमको सराहना करनी चाहिए। परंतु जो शंकाएं है वह यही है कि साहब 4.7% मदरसे बच्चों के अलावा जो बाकी बच्चे रूरल एरियाज में हैं, उनकी तालीम के बारे में क्या होगा? क्या वो माइनॉरिटी के हो, दलितों के हो, कमजोरों के हो, उनके बारे में यूपी 13वें नंबर पे पहुंच चुका है। उसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री महोदय क्या स्कीम लाते हैं? हम दूसरा इश्यू टच कर रहे हैं, हम इस इश्यू पर नहीं जाएंगे। मोइनुद्दीन साहब, इनका कहना है, देहलवी साहब का, कि ये तारीफ के लायक कदम है। क्या वाकई ये कदम योगी सरकार का तारीफ के लायक है? क्योंकि आप खुद मदरसों के टीचर हैं। जी, ये जोगी जी तो आप देख रहे हैं, इनको जितना प्रेम मदरसे से है, 7 महीने के शासन के अंदर 7 शासना आदेश कम से कम मदरसे के बारे में योगी जी ने दिए हैं। तो अब ये समझ में नहीं आता है कि योगी जी को मदरसे से इतना कितना प्रेम हो गया है। सारा प्रेम जो उड़ल रहा है वो मदरसे के लिए उड़ल रहा है, और मदरसे के लिए इतने परेशान हैं। आखिर इसके पीछे क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यकीनी ये है कि हमारे बुजुर्गों ने इससे पहले, आपको मालूम होगा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बने। उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद से कहा, तो उन्होंने कहा कि लखनऊ में नदरतुल उलमा बहुत बड़ी संस्था है, उसको इस्लामी यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। लिहाजा अबुल कलाम आजाद, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ आए, और उस वक्त मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, और उनसे गुफ्तगू की बात की, मशवरा हुआ। उन्होंने कहा कि हम सरकारी मदद नहीं लेंगे, अगर हम सरकारी मदद लेंगे तो कल इंटरफेयर शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा उन्होंने मना कर दिया, वो इस्लामी यूनिवर्सिटी उस वक्त नहीं कायम हुई।
इसके बाद जब मदरसों को ऐड किया जाने लगा तो पता नहीं कौन सी सरकार आ जाए, तो जब सरकार तुमको पे देगी, यू आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो तुम बाउंड भी होगे और तुम जो है तुमको कुछ जो है आप भी किसी सरकारी मदरसे में थे, तनख्वाह सरकारी लेते थे, करना पड़ेगा। वो कहेंगे गीता का पाठ पढ़ना पड़ेगा। आपने देखा आप बैठ के नहीं, ये आप यहाँ मदरसे के उस्ताद की बात करिए, एसपी के नेता बन के बात मत करिए, लोगों को देखिए। नहीं मोहिउद्दीन साहब, अरे सब कुछ लिख कर लाए हो यार। नहीं मोहिउद्दीन साहब, डॉक्टर साहब बात सुनिए, अपलोड कीजिए। नहीं डॉक्टर साहब बात सुनिए, सारा उनका जो प्रेम मोह है वो नहीं मोह छोड़िए, हम आप मैं भी सरकार उनकी जो अरे भाई हर बात में वो लोगों ने सरकार ने मदरसे के लिए नहीं नहीं आप सुन लीजिए, यही दिक्कत है समाज की, यही दिक्कत है। एक बात ये मुस्लिम समाज की यही दिक्कत है। समाज की मत कहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, इनकी परेशानी, हिंदू समाज की भी यही दिक्कत है। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई हरे रंग से उसको देखता है, कोई नीले रंग से उसको देखता है, कोई ट्राई कलर से उसको देखता है। की परेशानी क्या है कि ये यहाँ पे आपने इनका जो तारुफ कराया वो कराया मदरसे की से जुड़े हुए, मगर ये यहाँ पर सुन लीजिए पहले, ये एसपी के प्रवक्ता के तौर पर मेरा कहना ये है, इनको इतना ही नहीं मालूम है, और ये व्यूअर्स हिंदू भी देखते हैं, मुसलमान भी देखते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि खुद बंगाल एक ऐसा सूबा है पूरे भारत में जहां 8000 से ज्यादा मदरसे, सरकारी मदरसे चलते हैं। उसके बाद आसाम आता है, खुद उत्तर प्रदेश में चलते हैं। हर मदरसे को यह नहीं कहा जा रहा, और यहां बात हो रही है एनसीईआरटी से जुड़ने के लिए। जिस मदरसे को सरकारी मदद नहीं चाहिए न ले, न जुड़े। हमारा कहना यह, खुद जमीयत उलमा ने अभी कानपुर में भी कहा कि भाई जो सरकार का पोर्टल है, हमको जो अपना हिसाब किताब है, क्या वो आईटी डिपार्टमेंट को या इनकम टैक्स को या किसी को इसमें करने में हमको क्या परेशानी है। सवाल यहां मोहिउद्दीन साहब ये है कि आप यहां पर एसपी प्रवक्ता नहीं, बल्कि आपका तारुफ हमको करा गया, आप एक मदरसे से जुड़े रहे। हर मदरसे को जोड़ने को नहीं कहा जा रहा। मुझको ये बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूं, प्राइमरी तक यानी तहतानिया और फौकानिया में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, 2 दूनी 4 पढ़ाया जा रहा है, खाकागा पढ़ाया जा रहा है, एबीसीडी पढ़ाया जा रहा है, वो कौन सा सिलेबस है? जाहिरी बात है, जो बच्चे वहां से निकल के अलीगढ़ जाते हैं, मुंशी अदीब और कामिल करते हैं, क्या वो सरकारी नियंत्रण में नहीं होता है? सरकार के नियंत्रण के बाद ही मुंशी कामिल अदीब बनते हैं। इसलिए हर मुद्दे पे सियासत के बजाय बेहतर ये होता कि हम योगी, आज उत्तर प्रदेश में अगर लोग समझ, हमको चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ठीक है देलवी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मैं अंसार रजा साहब के पॉइंट ऑफ व्यू पे आता हूं। इनको इसमें भगवा कदम का डर दिख रहा है, कह रहे मुझे भगवा झंडा फैला दिया जाएगा, भगवा फटका फैला दिया जाएगा। ये डर क्यों अंसार रजा साहब, ये डर क्यों? दीपक जी, आप देखिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, हमें कोई दिक्कत नहीं, हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये अलग बात है कि अब हालात कुछ और बदलते जा रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आपने आते ही साथ पिछले 15 अगस्त को, जो अब तक आजादी के बाद नहीं हुआ, यानी किसी मदरसे पर यह नहीं कहा गया है कि ये देश का भक्त नहीं है। हमको बाकायदा तौर पे एक लेटर लिख करके हमें सबूत मांगा गया हमसे कि फोटोग्राफी कर करके मुझे दो कि तुम झंडा फहरा रहे हो कि नहीं फहरा। अरे तुमको शर्म नहीं आती? हमने वहां झंडा फहरा दिया जहां हिंदुस्तान का, वहां के कानून के हिसाब से कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई दाखिल नहीं हो सकता, वहां भी हमने तिरंगा लहरा दिया। तब भी हमारे ऊपर सबूत मांगा जा रहा है हमसे कि फोटोग्राफी करके सरकार को दिखाओ। क्यों? कौन हो तुम? क्यों हमसे प्रूफ मांग रहे हो? बताइए प्रेम शुक्ला जी, उत्तर दीजिए सीधा। तो मौलाना अंसार रजा साहब, आप किस बात पे नाराज हैं? यदि जो स्वतंत्रता दिवस यदि मदरसे में मना लिया गया और उसकी वीडियोग्राफी होगी, उसके कारण उसको पुरस्कृत करने की कोई योजना आई, तो आप कहते नाराज होने की आवश्यकता है? यार हिंदुस्तान के लोगों को दिवस पुरस्कार निकाल दिया आपने। पहले ये कहा गया कि फोटो बताइए कि वंदे मातरम गा रहे कि नहीं, तिरंगा फहराने के पुरस्कार कहां से आ गया? ये नया लेकर के आए आप। और आप, तुम कौन होते हो जैसे सवाल पूछना? बिल्कुल, कौन है आप? जरा सुन लीजिए। नहीं, कौन है बीजेपी जो हमसे? कौन होते हो ये सरकार से पूछ रहा, मैं पूछ लूं, तुम कौन हो? हम आपकी औकात जैसे हिंदुस्तानी है, हमारी औकात है, हमारी औकात है। बातें ना करें प्रेम शुक्ला जी, हमारी औकात है, मुझे भी आता है, हमारी औकात है कि हिंदुस्तानी है, इसलिए औकात है हमारी। कृपा करके हमसे देशभक्ति का सबूत न मांगिए, उसी मुद्दे पर बहस की जाए। हमसे देशभक्ति का सबूत न मांगिए। तो सरकार की औकात नहीं, योगी की औकात आपसे हटती है, जिसको जनता चुनकर भेजती है, जिसको जनप्रतिनिधियों ने निर्वाचित किया है, उनकी औकात 1-2 टके के मौलवी से बहुत बड़ी है। हम उनका लोग हैं जो इस तरह का हिंदू जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, उसकी औकात किसी भी कोई औकात नहीं है, वो नौकर है हमारे, हमने वोट देकर बनाया है। अब योगी की औकात पूछ रहे हैं,
आपकी औकात क्या है? किसी की औकात नहीं पूछ रहे, हम उस आदमी की औकात पूछ रहे जो हमसे देशभक्ति का सबूत मांग रहा है। हम उसकी औकात पूछ रहे कि क्यों हमसे क्यों देशभक्ति का सबूत आप किसी की भी औकात पूछेंगे, चैनल पर बोलने को मिलेगा तो कुछ भी बोलेंगे आप। क्यों नहीं बोलेंगे? जब आप हमसे कह सकते तो हम नहीं कह सकते। आपकी औकात क्या है? हमारी औकात है आपसे किसी चुनाव हमने वोट दिया है आपको। कौन सी जनता ने चुन के भेजा है? क्या बात कर, कौन सी जनता ने चुन के भेजा है? मतलब जनता को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। आपको रक्तचाप की बीमारी है, रक्तचाप की बीमारी आपको नहीं, दिमाग आपका फिर गया है। मानसिक संतुलन खो बैठे हो आप लोग, थोड़ा व्यक्तिगत सत्ता में आकर नशा में आ गए। बीमारी है आपको, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। हमें से बात की आप लोगों को धोखाधड़ी करने की बीमारी है, झूठ बोलने की बीमारी है आपको, दंगा फैलाने की बीमारी है आपको। इलाज करवाइए आप लोग, हमें इलाज की जरूरत नहीं है। कोई औकात नहीं बनती है योगी जी की, आपकी कोई औकात नहीं बनती हम पे उंगली उठाने की, कोई औकात नहीं बनती। हमें मालूम है किसी औकात से औकात हो ही नहीं सकती है। प्रेम शुक्ला जी हमें आपकी औकात पता है, और जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया उनकी औकात पता है, हमें सबकी औकात पता है। संगठन बना के आप गरीब नवाज फाउंडेशन बना के आप कहीं हमारा पर्सनल मैटर है, हम आपके पर्सनल पे नहीं जा रहे हैं कि आप बंबई में क्या करते हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे। ये गरीब नवाज फाउंडेशन की क्या औकात है? गरीब नवाज फाउंडेशन क्या चीज है? आपकी क्या औकात है? बता दीजिए, आपकी क्या औकात है? कहीं से धक्के द्वारा कहीं आपकी क्या औकात है भाई? कौन चुनकर भेजता है आपको? कहाँ पर हमारी जनता जिसने आपको हीरो बनाया है, जिसने बीजेपी को बनाया है, ये गरीब नवाज फाउंडेशन है क्या? क्या चीज है ये तो कुछ नहीं है, लेकिन आप क्या चीज है? सवाल कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की औकात पूछ रहे हैं? बिल्कुल मौलवी, हम एक बार नहीं 10 बार पूछेंगे, हम आदमी की औकात पूछेंगे जो हमारी देशभक्ति पर सवाल। क्या औकात है बताओ? आदमी की औकात पूछेंगे। गरीब फाउंडेशन क्या बेचता है? कुछ नहीं बेचता, नहीं बेचता, झूठ नहीं बेचता, गरीबों का कल्याण करता है, प्रसाद नहीं बेचता। क्या करते हैं? प्रेम शुक्ला जी हद से बाहर मत जाइए, हद से बाहर मत जाइए। हम तो मैं थोड़ा इंटरवीन करूं, बहुत व्यक्तिगत होता जा रहा है, बहुत व्यक्तिगत होता जा रहा है, बहुत व्यक्तिगत होता जा रहा है। कीचड़ नहीं उछाल रहे आपके ऊपर, मत कीजिए। पर्सनली तौर पे हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। व्यक्तिगत मत कीजिए। 5 आदमी का नाम गिना दो जो आपके साथ हो, हमें मत गिनाइए। 5 आदमी का नाम गिना दो, बोला तेरी औकात हो तो जो तेरे साथ तो 5 आदमी का नाम। प्रेम शुक्ला जी हमें आपकी औकात पता है, आपकी औकात कितनी है, लेकिन मैं पर्सनल नहीं होना चाहता। डिबेट के तरीके से करिए। हम सब हमारे साथ 11 करोड़ लोग खड़े। अरे छोड़ो यार, एक आदमी तुम्हारे साथ नहीं है, खामखा 11 करोड़ की बात करते हो। छोड़ो क्या, हम लोगों ने चुन कर दिया है आपकी तरफ, चुन कर दिया। झूठ बोलने वालों को, हमारे ऊपर शक करने वालों को चुन कर दिया है क्या, जो हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाएंगे? चुने लोगों ने चुनकर योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। अरे सर, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया तो और भी जगह तो देखो, खाली मुसलमानों को निशाना बनाओगे क्या? टहलते मिल जाएंगे। अरे योगी जी की क्या औकात पूछता है तू? प्रेम शुक्ला जी खाली मुसलमानों को निशाना बनाओगे? आधार पर पूछता है। मैं इंटरवीन प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट ये शिवसेना की जबान मत बोलो। नवाज फाउंडेशन में कितने सदस्य बता जरा। क्या पहली बात तो ये बता बंद कर दीजिए। एक मिनट टाइम आउट क्या है? हम तू नहीं कर रहे हैं, हम आप कर रहे हैं, आप तू पे उतर आ गए। मत कीजिए। मैं औकात पूछता हूँ रोज, हमारी औकात मत पूछो, आप अपनी औकात देखो। मैं अब इंटरवीन करूं? हमारी औकात मत देखो, मैं इंटरवीन करूं? सरकार की औकात बता रहा हूँ। सरकार की औकात खाली मुसलमानों को टॉर्चर करने की है क्या? नहीं, अब औकात पूछ रहे थे ना, औकात बताओ ना जरा। बताओ। हिम्मत हो तो कुरान शरीफ का हाथ रख के औकात बताना, तब उठना यहाँ से। बोलो, हम बताते हैं क्या अपनी औकात बता रहा। मैं बता रहा हूँ, हमारे साथ 325 विधायक है जिनको लाखों जनता ने चुनकर भेजा है। तुम्हारी औकात क्या है? कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े बताना आज। हमारी औकात यह है प्रेम शुक्ला जी कि आपको आईना दिखा सकते हैं, ये औकात है हमारी। हम आपको अपना आईना दिखा सकते हैं, बीजेपी पार्टी को। हम आईना दिखा रहे हैं आपको सामने खड़े होके। आप मत दिखाइए, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मत कीजिए। आईना दिखा रहा हूँ, खड़े होके बताओ कितने लोग साथ खड़े हैं। हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं वो हमें शिवसेना से एक मिनट ठंडे हो जाइए, हमें मालूम है हमारे ठंडे हो जाइए। तो हम बहस पर फिर वापस आते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी पैनलिस्ट अब व्यक्तिगत न होकर विषय पर रहेंगे। सवाल यह है कि क्या मौलाना अंसार राजा साहब, क्या ये भगवाकरण की साजिश है? क्या ये भगवाकरण की साजिश आपको नजर आता है?
नहीं, देखिए जिस तरह से हालात हैं, मुझे तालीम पर पूरी तरह, मैं कल से कह रहा हूं, मैं सब कल मैंने सारे लोगों को जो बाइट दिया है वो सबको यही कहा, मुझे तालीम से आप पढ़ाइए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अब डायरेक्टली आप इस तरह से इन्वॉल्व मत करो मदरसों को कि आप कोई भी चीज डायरेक्ट कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, बताइए जरा। इनडायरेक्ट कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? जैसे आप लेटर लिखते तो आप सबको लिखते, किसको लिखते? स्कूलों को लिखते हैं कि आप वंदे मातरम करवाइए, फोटोग्राफी करवाइए, आप खाली मदरसों को टारगेट मत करो। मेरे नुकसान कुछ नहीं है, हमारे बच्चे तो वैसे भी पढ़ रहे हैं, आप नहीं भी पैसा देंगे तब भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हजारों मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, जो आज भी हमारे अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ कौम ज़कात लेकर के फितरा देकर के मदरसा चला लेती है, सरकारी मदद मिल रही है, अच्छी चीज है, और वो भी खाली उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही, केंद्र सरकार से भी जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप एक चीज को निशाना मत बनाओ, हर वक्त आप हमारे ऊपर शक करोगे तो कैसे चलेगा? हम इसी देश के रहने वाले हैं, इस मुल्क पे मर मिटने वाले लोग हैं, हर वक्त आप शक मत करो हमारे ऊपर। क्या शक की निगाह से देखा जाता है प्रेम शुक्ला जी? क्या मुसलमान? बिल्कुल शक की निगाह से नहीं देखा जाता। एनसीईआरटी का यह पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश के 9 से 12 के अन्य विद्यालयों के लिए भी 9 से 12 की कक्षाओं के लिए लागू किया गया है। चूंकि इनको दूसरों के बारे में कोई जानकारी लेनी नहीं है, किसी को अपने आप पे शक हो जाए और हमारे बारे में सरकार ने कुछ भी निर्णय लिया, सरकार ने कुछ भी कहा कि भाई आपके यहाँ एक बेहतर कल्याण की योजना, मदरसा बोर्ड में कितने गैर मुस्लिम बैठे हैं, मदरसा बोर्ड में तो मुस्लिम भी बैठे हैं ना, मदरसा बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव है। आज भी जो है ये स्थिति एनसीईआरटी कोर्स में, पहले मदरसा बोर्ड में उस पर व्यापक डिस्कशन होना है, उसका सरकार के पास मान्यता के लिए प्रस्ताव जाएगा। तो मदरसा बोर्ड में बैठे सारे लोग वो भगवाकरण के समर्थक हैं, वो सारे लोग, और उसमें पहले कहा जा रहा है कि आपकी जो दिनायत है उस पर किसी प्रकार की कोई परिवर्तन हम नहीं कर रहे हैं। जब दिनायत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, जब इस्लामिक स्टडी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आशंका क्यों हो रही है आपको? नहीं प्रेम शुक्ला जी, आशंका जब यहां होती है कि जब आप पर्टिकुलर एक कौम को टारगेट बना करके एक लेटर भेजते हो कि तुम वीडियोग्राफी करो, कि तुम वंदे मातरम गा रहे हो, झंडा फहरा रहे हो कि नहीं फहरा, शक वहां होता है। कैसे कर रहे हैं कौम को टारगेट भैया? तो बताया मैंने आपको ना सर, शक यहां होता है। हजरत मैंने कोई कहा कि वो जो है, चूंकि मदरसों के लोगों ने अपने यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर झंडा नहीं फहरा, कुछ ईसाई विद्यालयों ने भी ये कार्य किया था कि हम झंडा नहीं फहराएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बाकायदा निर्देश था कि भैया आप कीजिए, ये सरकार ने उसका अमलीकरण कर दिया और ऊपर से आपको एक पुरस्कार करने की स्कीम दी। प्रेम शुक्ला, उस पर नाराज होने की आवश्यकता है? नहीं, प्रेम शुक्ला जी, आप एक बात बताइए यार, देशभक्ति हमारे लिए कि सरकार लेटर जारी करेगी तब हमें दिखाना पड़ेगी कि हम देशभक्त हैं? ये क्या तरीका निकाल लिया अलग से? देशभक्ति सबके लिए है, फिर खत्म हो गई बात। नहीं, देशभक्ति सबके लिए है। और हमने इतनी बड़ी बात है प्रेम शुक्ला जी, इतनी बड़ी बात हमने आपको बता दी सबके लिए, हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से देश से ऊपर हो गए कौन? हिंदुस्तान से मौलाना प्रेम शुक्ला जी, मौलाना साहब कृपा करके मुझे सुन लीजिए, मेरी बात को, मेरी बात सुन लीजिएगा। मौलाना साहब सुन लीजिए। कुछ लोगों ने बारंबार इस देश में और विशेष करके वहाबिज्म को मानने वालों ने ये कहा कि देश हमारे लिए छोटा है, मजहब हमारे लिए पहले है, हम जहां मजहबी तालीम होगी वहां झंडा नहीं फहराएंगे, वहां पर हम जो है वो राष्ट्रगीत राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, तब जाकर ये बात आई, वरना ये बात क्यों आती? सर अब मैं एक बात बताऊं आपसे, 1450 साल पहले हमारे पैगंबर ने कहा था कि जिस मुल्क में रहो उससे वफादारी के साथ रहो, एक बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान से जो हुज्जाजे कराम हज करने के लिए जाते हैं, आपको मालूम है कि मक्का मुकर्रमा में मीना में जो खेमे करते हैं वहां हर हिंदुस्तानी के खेमे पर तिरंगा झंडा लगा होता है। दूसरे मुल्क आकर के जलन पैदा करते हैं, दूसरे लोग घबरा जाते हैं कि यार ये हिंदुस्तान के लोग अपना तिरंगा अपने खेमे पर लगाए हुए हैं। और कितना बड़ा सबूत चाहिए हमारी देशभक्ति? हम पैगंबर साहब की दीनी तालीम की कहां मुखालफत कर रहे हैं? हम पैगंबर साहब के वफादारी की बात की ना, तो मैं बता रहा हूं कि उस वक्त 14.5 साल पहले हमारे नबी ने कह दिया था अपनाने पर आमादा है, क्या उनको भी पुरस्कृत किया जाए? नहीं, लेकिन इंटरव्यू कर दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अंसार रजा साहब, जो लोग वहाबिज्म टीच कर रहे हैं, जो लोग वहाबिज्म पढ़ा रहे हैं, मैं ये इशू दहलवी साहब के सामने इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि दहलवी साहब कश्मीर में घूमते हैं, कश्मीर में वो तकरीरें करते हैं और लोगों को समझाते हैं। इस बात के गवाह खुद दहलवी साहब हैं कि किस तरह से वहाबिज्म को कश्मीर के अंदर फैलाया जा रहा है, किस तरह से केरल में फैलाया गया। ये भी कुछ आप जैसे ही मौलाना कर रहे होंगे ना, ये भी एक हकीकत है कि नहीं? क्या ये तस्वीर का दूसरा पहलू है कि नहीं, ये बता दीजिए मुझे, हाँ या ना में। अब मैं एक बात बता दूं आपसे जी,
चूंकि मैं यहां कोई मसला की बात करने नहीं आया हूं, चूंकि मेरी जबान से निकली हुई बात बहुत दूर तक जाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिसका बार बार आप लोग तस्करा कर रहे हो, प्रेम शुक्ला जी ने भी किया, वहाबिज्म का आपने भी किया, हमारे यहाँ की पार्लियामेंट में दिग्विजय सिंह ने भी तस्करा किया था और माननीय राजनाथ सिंह साहब ने भी तस्करा किया था। हमारा जो मसलक है, हमारा उस मसलक से कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब जहां तक सवाल हमारा है, मैं एक बात आपको बता दूं कि हम वो लोग हैं, दहलवी साहब अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं, चूंकि ये समाज में रहने वाले लोग हैं, हमारे यहां से कोई ऐसा मैसेज नहीं जाता कि जिससे समाज में दो फाड़ हो जाएं। हम कोई ऐसा मैसेज इशू नहीं, कोई ऐसा, हमारे यहां से तो फतवे भी बहुत सोच समझ के जारी किए जाते हैं। सर बहुत अच्छी आपकी बात मैंने मानी। इसका दूसरा पक्ष दहलवी साहब से भी पूछ लीजिए। हाँ। दहलवी साहब, आप मुझसे इस बात से एग्री करेंगे या नहीं कि कश्मीर के अंदर एक वहाबिज्म फैलाने की, कश्मीरियत को खत्म करने की, और वहां पर जो सूफियाज्म का कल्चर था, शंकराचार्य का मंदिर था और साथ ही साथ मीनार, वहां पे मस्जिद थी, बिल्कुल, तो इसको खत्म करने का कितना बड़ा एक षड्यंत्र हो रहा है। बिल्कुल, देखिए रेडिकलाइजेशन, इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि विश्व के अंदर इस्लाम को बदनाम करने में सबसे बड़ा किरदार उन्हीं लोगों का है जो इस्लाम का लिबादा पहन के कभी अलकायदा, कभी उसामा के तौर पे, कभी बगदादी के तौर पे, कभी वो सऊदी अरब की जमीन से निकलते हैं, कभी अलग अलग जगहों से निकलते हैं। हाफिज सईद भी बोलते हैं। बिल्कुल, उसका नाम ही नहीं लेना, क्योंकि देखिए मैं आतंकी का नाम नहीं लूंगा, मैं उन विचारकों का नाम लूंगा जिनकी विचारधारा से। उसामा कोई विचारक तो थे नहीं, उसामा भी कोई विचारक नहीं। अब हमारा कहना यह है, कश्मीर को अगर आप देखें, और मैं मानता हूं कि हमारे प्रेम शुक्ला जी जानते हैं कि हमारे मदारिस ने, भारत के कोई भी मदारिस थे, आजादी की लड़ाई में, प्रेम शुक्ला जी का तो एक जमाना जो बहुत बड़ा जमाना इनका महाराष्ट्र में, आज भी महाराष्ट्र में रहते हैं, और महाराष्ट्र में खुद मालीगांव के अंदर अगर आप देखें तो जमीयत अहले हदीस का एक बहुत बड़ा इदारा है। इसी तरीके से मुंबई के अंदर भी उनके बहुत बड़े बड़े इदारे हैं। हमारा कहना है, जो भी व्यक्ति भारत के संविधान में आस्था रखता है, जो भी व्यक्ति ये मानता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जो भी व्यक्ति मानता है कि यहाँ दरगाह, यहाँ खानकाहें, यहाँ के निजाम, यहाँ के रस्म रिवाज में मुश्तरका तहजीब और तमद्दुन है, हमको उस मुल्क में उसका खैर मकदम करना चाहिए। कश्मीर में मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बगैर किसी लाग लपेट के पूरी कोशिश की गई, उस कल्चर को तबाह करने की कोशिश की गई। अगर आप देखिए ना कि पंडित को क्यों मारा गया मस्जिद के बाहर, ये समझ के, हालांकि जो मोहम्मद शफी पंडित या अयूब पंडित का सरनेम इसलिए पंडित नहीं था कि वो मुसलमान है, बल्कि इसलिए कि उनके पीढ़ियों से वो परंपरा चली आ रही थी। मैं मानता हूं, और इसलिए मैं आप तमाम हजरात से, तमाम चैनल से कहता हूं कि रेडिकलाइजेशन, वो कट्टरवाद, वो सोच जो है, वो कहीं पर भी किसी सूरत में भी पनप रही हो, अगर हम सब मिलकर उसका मुकाबला नहीं करेंगे तो यह ना सोचा जाए कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है। यह आग सबसे पहले अपने घर को जलाती है। सीरिया हमारे सामने है, बगदाद हमारे सामने है, बसरा हमारे सामने है, ईरान हमारे सामने, अफगानिस्तान हमारे सामने, और यकीनी तौर से पाकिस्तान इसकी जड़ है। और आज आप देखिए कि ईरान की पार्लियामेंट ने पिछली 17 तारीख को जो रेजोल्यूशन पास करा है और उसकी जो तस्दीक की है, या बहुत बड़ी चीज एक जिम्मेदार चैनल पर मैं बता रहा हूं, उसकी तस्दीक अफगानिस्तान ने की है कि अगर उस वक्त तक, जब तक पाकिस्तान के तहीं अमेरिका और बड़ी ताकतें अपने फैसले को या अपने रवैये को नरम नहीं रखेंगी, उस वक्त तक आप इस्लाम को खास तौर से और इंसानियत को आमतौर से नुकसान पहुंचाते रहेंगे। लेकिन विडंबना यह है प्रेम शुक्ला जी, बड़े अदब के साथ मैं कह रहा हूं, हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम पाकिस्तान की, आप और हम मिलकर पाकिस्तान की आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं, उसके एम्बेसी और हाई कमीशन पे पहुंचते हैं। लेकिन कल ही चाइना ने उस हाफिज सईद को और अजहर मसूद को, जो आतंकवाद की सरगना है, उस पर अपने रुख को नरम कर दिया। लेकिन हम में से किसी की आवाज नहीं उठती, कोई खंडन नहीं करता। तब जाके लगता है कि कहीं ना कहीं एक मजहब, एक पहचान को निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी कंक्लूजन प्रेम शुक्ला जी। अजहर मसूद के खिलाफ भारत का मुसलमान जिस तरह से खड़ा होता है, जिस तरह से मौलाना देहलवी खड़े होते हैं, सचमुच हमको गर्व होता है कि हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो हमारे अलगाववादियों के सीने पर खड़े होकर अपने जान की बिना परवाह किए खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ लोग उसी अजहर मसूद के लिए छाती पीटते हैं। कुछ लोग ये भी सत्य है कि अफजल गुरु के लिए कश्मीर में बड़ा लॉबी है, जो आज भी कहती है कि हम जो है उसका बदला अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा है, इसके लिए आज भी बातें करते हैं। लेकिन जब तक हम आप खड़े होकर उस कट्टरपंथ को, हिंदू कट्टरपंथ को मैं दबाऊं और मुस्लिम कट्टरपंथ को आप दबाएं, तो बात खत्म है। प्रेम शुक्ला जी कट्टरपंथ पर तो उंगली उठा देंगे, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथ पर बहुत जाएंगे। 30 सेकंड। तो ये प्रेम शुक्ला जी, कोई फायदा नहीं होगा। प्रेम शुक्ला जी उल्टा और जो है खड़ा हो जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, एक बात आपको बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं है
कि अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए हिंदुस्तान का हर मुसलमान जिसका वहाबियत से कोई लेना देना नहीं है, वो खड़ा हुआ है गर्दन कटाने के लिए अपने भारत के लिए। लेकिन हमको ये भी सोचना होगा कि ये जो रेडिकल एलिमेंट हमारी सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, वो कैसे घर बना रहे हैं, और क्यों केरल जैसे जगहों में या पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में या आसाम के कुछ इलाकों में या फिर कश्मीर के एक बहुतायत इलाके में ये फैल रहे हैं। इस पर हर किसी को नजर रखनी होगी। महाबहस में आज के लिए इतना ही। यूपी से निकलकर हम पूरे भारत तक पहुंच गए, लेकिन बहस सार्थक रही। महाबहस में आज की बहस के लिए शुक्रिया। लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।